उत्तर प्रदेश के लखनऊ से थोड़ी ही दूर पर एक जगह लगती है काकोरी। काकोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। काकोरी कांड आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। काकोरी में ही एक जगह आती है पानखेड़ा, और यहीं पानखेड़े में 21 मार्च साल 2025 को गांव में ही रहने वाला मनोज लोधी अपने एक दोस्त रोहित राजपूत को कॉल करता है रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास। और वो रोहित राजपूत को कॉल करने के बाद में कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो रोहित राजपूत कहता है कि बस वो पढ़ने के लिए बैठा है। तो मनोज लोधी उससे कहता है कि चलो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में चलना है। पहले तो रोहित राजपूत इनकार कर देता है, लेकिन जो मनोज लोधी था जब बार बार अपने दोस्त को कन्विंस करने की कोशिश करता है तो आखिरकार जो रोहित राजपूत था ये मान जाता है। उसके बाद जो मनोज लोधी था ये अपने दोस्त को पिक करने के लिए बाइक से उसके घर पहुंच जाता है। एंड वहाँ से उस रोहित को पिक करने के बाद में मनोज लोधी उस बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाता है। रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। लेकिन जो घर वाले थे ये इसलिए परेशान थे कि मनोज लोधी और रोहित राजपूत अभी तक लौटे नहीं थे, इसलिए घबराकर ये मनोज लोधी और रोहित राजपूत का फ़ोन लगाते हैं। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से दोनों का जो मोबाइल नंबर होता है वो नॉट रीचेबल यानी कि स्विच ऑफ बताता है। अब परिवार वाले परेशान होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गाँव से ही 5 किलोमीटर दूर पर एक पुलिया पड़ती है। इसी पुलिया के पास से एक राहगीर गुजर रहा होता है। उसकी नज़र पड़ती है कि रोड किनारे ही 2 व्यक्ति पड़े हुए हैं। अब ये व्यक्ति पास जाता है। पास जाने के बाद में मोबाइल की टार्च ऑन करता है, और जैसे ही मोबाइल की टार्च ऑन करता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल इस रोड के ऊपर 2 व्यक्ति जो है बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। लिहाजा जो ये व्यक्ति होता है ये तुरंत पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मनोज लोधी और रोहित राजपूत ही है, क्योंकि इन लोगों ने कई बार इस इलाके से आना जाना था तो आस पड़ोस के सारे लोग इन लोगों को पहचानते थे। दैट्स वाई ये इनके गाँव में भागता है, और वहाँ पर जाने के बाद में मनोज लोधी और रोहित राजपूत के घर वालों के अलावा अन्य जो परिवार के सदस्य होते हैं या फिर गाँव के जो और लोग होते हैं सबको इकट्ठा कर उन्हीं दोनों जो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी वहाँ पर लेके आ जाता है। अब डेड बॉडीज़ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सब लोगों ने चेक किया बहुत ही बारीकी से तो पता ये चला कि इन दोनों के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। दोनों की सांसें थम चुकी हैं और दोनों की ही मौके पर मौत हो चुकी है। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। बहुत ही बारीकी से पुलिस भी चेक करती है। देखने से ही ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की हत्या बड़ी ही बेरहमी के साथ में की गई है। पहले तो पुलिस को लग रहा था कि कोई रोड रेंज का मामला हो सकता है या फिर कोई ऐसी पारिवारिक दुश्मनी भी हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि इस पूरे केस के अंदर ये चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। वेलकम टू दी शो। मेरा नाम है शाबिज मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिस मर्डर केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये 2 ऐसे मर्डर केस हुए जिसकी वजह से पूरे ही उत्तर प्रदेश के अंदर सनसनी मच कर रह गई। तो पूरी ही कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं क्योंकि आपके और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलते हैं सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। अब दोस्तों पुलिस सबसे पहले इन दोनों की डेड बॉडीज़ को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट से कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो अलग ही डायरेक्शन में इशारा कर रही थी। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि जो मनोज लोधी है साथ में जो रोहित राजपूत है इन दोनों की हत्या की गई है, लेकिन मनोज लोधी की डेड बॉडी पर तकरीबन 23 से 24 बार किसी तेज़ धारदार हथियार के निशान थे। वहीं मनोज लोधी के साथ में जो रोहित राजपूत था उसके जिस्म पर तकरीबन 4 से 5 बार किसी तेज़ धारदार हथियार से हमला किया गया था। पुलिस समझ जाती है कि यहाँ पर जो 2 कत्ल हुए उस कत्ल के अंदर जो मनोज लोधी है शायद हमलावर जो थे वो मनोज लोधी को ही कत्ल करने के लिए आए थे। अब चूंकि रोहित राजपूत भी मनोज लोधी के साथ में था तो मजबूरन शायद उन्होंने रोहित राजपूत का कत्ल किया हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी की करनी किसी के ऊपर आकर पड़ जाती है। दोस्तों बात करें अगर इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में तो जो मनोज लोधी था एक ITI का स्टूडेंट था। दूसरी तरफ जो रोहित राजपूत था इसने रिसेंटली में जो रेलवे के टेक्नीशियन जॉब्स रहती हैं, वैकेंसी रहती हैं, उसकी परीक्षा पास कर ली थी और जल्द ही इसकी रेलवे के अंदर ज्वाइनिंग भी होने वाली थी। दोस्तों रोहित राजपूत जो एक पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा काबिल स्टूडेंट था और उसकी रेलवे में ऑलमोस्ट जॉब भी लगने वाली थी। परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे और शायद रोहित राजपूत का इस पूरे केस से कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन दोस्तों कहा यह जाता है कि अगर किसी इंसान की किस्मत ख़राब हो और वो हाथी पर भी बैठा हो तो उसको कुत्ता काट लेता है।
और शायद सेम यहाँ पर रोहित राजपूत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो पुलिस सबसे पहले इस पूरे एंगल को छानने के लिए, इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले 2 एंगल्स पर छानबीन शुरू करती है। पहला एंगल ये था कि ये कोई रोड रेंज का मामला तो नहीं है, एंड दूसरा एंगल ये था कहीं कोई पारिवारिक दुश्मनी या फिर कोई पुरानी रंजिश। तो दोनों ही मामलों में पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। लिहाजा पुलिस अब सबसे पहले इन दोनों के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। जब इन दोनों के मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है तो जो व्यक्ति रोहित राजपूत था, जिसने रेलवे की अभी हाल ही में परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसके मोबाइल से कुछ भी पुलिस को हाथ नहीं लगता है। लेकिन जो मनोज लोधी था, जब उसके मोबाइल का CDR निकाला जाता है तो ये जो पूरा केस था ये पूरा अलग ही डायरेक्शन में बदल जाता है। क्योंकि पुलिस ने जब मनोज लोधी के मोबाइल नंबर का, उसको CDR को, सारी चीज़ों को खंगाला तो यहाँ पर पुलिस को जो चीज़ें संदिग्ध मिली वो ये थी कि मनोज लोधी अपने मोबाइल में 2 सिम्स यूज़ किया करता था। एक सिम वो थी जिससे जनरली वो सबसे बात किया करता था, और एक सिम ऐसी थी जिस पे किसी से भी बात नहीं हुआ करती थी, बल्कि उस सिम से सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पर बात हुआ करती थी। लिहाजा पुलिस जो थी मनोज लोधी के बारे में ऑलरेडी उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी जुटा चुकी थी। तो गांव वालों से पुलिस को ये पता चला था कि मनोज लोधी की पास्ट में स्कूल के टाइम में एक गर्लफ्रेंड थी। मनोज लोधी उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन मनोज लोधी बेरोजगार था, इसलिए उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी मनोज लोधी से ना कर पास ही के एक गाँव में एक महेंद्र नाम के लड़के, जो कि एक यूपी पुलिस में सिपाही था, उसके साथ में कर दी थी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चल गई थी, इसलिए पुलिस अब जिस नंबर पर बात होती थी मनोज लोधी की, उस नंबर को ट्रेस करती है। और जब उस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो दोस्तों पुलिस को बड़ा हैरानी होती है, क्योंकि इस नंबर की छानबीन में इस पूरे केस के अंदर एक ऐसे शख्स की एंट्री हो चुकी थी जिस शख्स का कहीं ना कहीं पास्ट में मनोज लोधी के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर था। दरअसल इस नंबर से जो लगातार बात हो रही थी मनोज लोधी के नंबर से, वो नंबर किसी और के पास नहीं था, बल्कि मनोज लोधी की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ही यूज़ कर रही थी। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो अंकिता का तुरंत लोकेशन ट्रेस करते हैं, एंड लोकेशन ट्रेस करने के बाद में वो अंकिता की ससुराल पहुंच जाते हैं। और जब पुलिस अंकिता के ससुराल में पहुंचकर अंकिता से कुछ तीखे सवाल करती है तो अंकिता की चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। हालांकि पुलिस अंकिता से पूछती है कि तुम्हारा मनोज लोधी और रोहित हत्याकांड में क्या रोल है, तो अंकिता किसी भी बात से इनकार कर देती है। अंकिता कहती है कि ना मैं रोहित को सही से जानती हूँ और ना मनोज लोधी को सही से जानती हूँ। लेकिन दोस्तों अंकिता के मोबाइल से तकरीबन 35 बार मनोज लोधी को कॉल किया गया था, लेकिन दोस्तों वो नंबर अंकिता का ऑलरेडी था नहीं। अब पुलिस को ये तो पता है कि वो नंबर अंकिता यूज़ कर रही थी, क्योंकि पुलिस के पास में कुछ ऐसे एविडेंस थे, लेकिन इतने पुख्ता एविडेंस नहीं थे कि वो अंकिता को गिरफ्तार कर सके। इसलिए पुलिस सोचती है कि अंकिता के पति एक बार महेंद्र, जो यूपी पुलिस में सिपाही है, उससे भी पूछताछ कर ली जाए। तो उसके बाद में उस सिपाही को ड्यूटी से घर बुलाया जाता है, एंड उसके बाद में उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस को कुछ और ही दिखाई पड़ता है। दरअसल जो महेंद्र, जो सिपाही था अंकिता का पति, उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी। तो वो जो सिपाही होता है महेंद्र, वो बताता है कि दरअसल 1-2 दिन पहले मेरे हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन जो चोट पुलिस देख पा रही थी उसके हिसाब से ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि ये चोट ताज़ी है, यानी कल रात ही चोट लगी होगी। इसलिए पुलिस को अब महेंद्र के ऊपर भी शक होता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि अंकिता के साथ साथ शायद इस पूरे केस में महेंद्र भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में अभी इन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लिहाजा अब पुलिस जो थी वो अंकिता का मोबाइल नंबर खंगालती है, तो उसमें पुलिस को एक नंबर मिलता है जो कि एक फर्जी सिम था, किसी और की आईडी पर लिया गया था, और उसी नंबर से लगातार जो मनोज लोधी का फर्जी वाला सिम था उस पर कॉल की जा रही थी। यानी ये चीज़ें साफ थी कि अंकिता और मनोज लोधी की लगातार बात हो रही थी, और जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन तकरीबन 35 बार कॉल किए गए थे अंकिता की तरफ से मनोज लोधी को। लिहाजा पुलिस जो थी अब इस सिपाही महेंद्र और अंकिता दोनों को पुलिस थाने लेके पहुंच जाती है। अब दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं, और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल महेंद्र पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी के नाजायज रिश्ते अंकिता के मनोज लोधी के साथ में थे शादी से पहले ही। मनोज लोधी अंकिता से शादी भी करना चाहता था, लेकिन वो बेरोजगार था, इसलिए उसके परिवार वालों ने अंकिता के मनोज लोधी से शादी नहीं की। अंकिता मेरे साथ में शादी करके आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बीच में ऐसा रियलाइज़ होता है कि मेरी जो पत्नी है उसका मोबाइल फ़ोन घंटों घंटों व्यस्त जाता है।
जब उसका मोबाइल घंटों घंटों व्यस्त जाता है तो मैं अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश करता हूँ कि तुम किससे बात करती हो। तो मेरी पत्नी कभी कहती है कि मैं अपनी बुआ से बात कर रही हूँ, कभी कहती है मौसी से बात कर रही हूँ, कभी कहती है कि भैया का फ़ोन आ गया था। तो कहीं ना कहीं इस महेंद्र को अंकिता के ऊपर शक हो जाता है। अब दोस्तों महेंद्र चूँकि एक सिपाही है, पुलिस में है, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इसलिए वो अपनी पत्नी की कॉल डिटेल निकाल लेता है। और जैसे ही वो कॉल डिटेल निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अंकिता किसी मनोज लोधी नाम के व्यक्ति के नाम से बात कर रही है। इसलिए अब ये जो महेंद्र था अपनी पत्नी अंकिता से बात करता है और बात करने के बाद में कहता है कि तुम्हें अपना प्रेमी मनोज लोधी चाहिए या फिर मैं चाहिए, हम दोनों में से एक को चुन लो। तो उसके बाद में जो अंकिता होती है ये मनोज लोधी को ही चुनती है, सॉरी अपने पति को ही चुनती है जिसका नाम महेंद्र होता है। उसके बाद में महेंद्र नॉर्मल हो जाता है और समय गुजरने लगता है, लेकिन महेंद्र को बीच में फिर से रियलाइज़ होता है कि अंकिता फिर से शायद मनोज लोधी के टच में है। और जब महेंद्र को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी अंकिता फिर से मनोज लोधी के टच में है, और इसी बीच में महेंद्र को ये भी पता चलता है कि उसकी पत्नी अंकिता गर्भवती है। अब यहाँ पर महेंद्र को खुशी नहीं होती है, उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी पत्नी की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो उसका नहीं बल्कि मनोज लोधी का है। और इस बार ये अपनी पत्नी से खुल के बात करता है। वो कहता है कि देखो तुम अब भी मनोज लोधी के साथ में बातचीत कर रही हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे खिलाफ कुछ और एक्शन भी ले सकता हूँ, लेकिन तुम अगर उसे चुनती हो और मुझे चुनती हो तो तुम्हारे लिए आसान ये है कि अगर तुम उसे चुनोगी तो तुम्हें मैं डिवोर्स दे दूंगा और तुम उसके साथ में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सकती हो, लेकिन अगर मुझे चुनोगी तो तुम्हें मनोज लोधी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो अंकिता कहती है कि हमेशा ही तुम्हें चुनूंगी। तो यहाँ पर जो महेंद्र होता है वो अंकिता से कहता है कि देखो अगर मनोज लोधी जिंदा रहेगा तो हम दोनों कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसका कत्ल करने में मेरा साथ दो। और इस बात के लिए अंकिता राज़ी हो जाती है। उसके बाद में महेंद्र जो था, जो एक पुलिस का सिपाही था, वो एक बड़ी प्लानिंग करता है। वो अपनी पत्नी को 2 फर्जी सिम ला कर देता है और एक सिम उसके ज़रिए से मनोज लोधी तक पहुंचवा देता है और ये कहता है अंकिता से कि तुम उससे कह देना कि ये सिम मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। और दोस्तों मनोज लोधी बेचारा सीधा साधा, उसको लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा और उसने वो सिम ले लिया। और यहाँ पर ये सारी प्लानिंग जो थी वो महेंद्र की चल रही थी। उसके बाद में इसने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि कत्ल हो, उसके बाद में किसी भी तरीके से जो पुलिस है वो महेंद्र तक ना पहुँच पाए। और उसके बाद में ये लोग तारीख तय करते हैं 21 मार्च साल 2025 को। जो महेंद्र था वो अपनी पत्नी अंकिता से कहता है कि तुम आज मनोज लोधी को मिलने के लिए बुला लो पुलिया पर। और अंकिता इसीलिए लगभग 35 बार कॉल कर मनोज लोधी को पुलिया पर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन बदकिस्मती से जो रोहित राजपूत होता है वो भी अपने दोस्त के साथ चला जाता है। और वहीं पर जो महेंद्र था ये अपने दोस्तों के साथ में इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मनोज लोधी और रोहित राजपूत वहाँ पर पहुँचते हैं, महेंद्र अपने दोस्तों के साथ में मिलकर पहले मनोज लोधी के ऊपर हमला कर देते हैं। तकरीबन 42 से 44 बार इसके ऊपर चाकुओं से हमला किया जाता है। मौके पे ही इसकी मौत हो जाती है। इधर जो रोहित राजपूत था ये भागने की कोशिश करता है। हालांकि महेंद्र बताता है कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं रोहित राजपूत का कत्ल करूं, लेकिन रोहित राजपूत को अगर हम छोड़ देते तो शायद हमारी जो भेद था बहुत जल्द खुल जाता, इसलिए मजबूरन रोहित राजपूत का भी कत्ल करना पड़ा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी संगत में आकर भी किसी के साथ में बुरा हो जाता है। जैसे कि इस पूरे केस के अंदर रोहित राजपूत का कोई लेना देना नहीं था। हालांकि मनोज लोधी का एक बड़ा रोल था इसके अंदर, लेकिन रोहित राजपूत का कोई लेना देना नहीं था। तो इससे एक शिक्षा ये भी मिलती है कि आपको ऐसे ही किसी के साथ नहीं चले जाना चाहिए। एंड दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि एक महिला अंकिता, उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बॉयफ्रेंड है पुराना वाला, तो उस अकेली अंकिता ने 3 लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। 2 लोगों की जान ले ली और एक जो पति है उसकी ऑलरेडी एक सरकारी सर्विस थी, अब वो अपनी तमाम ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। हालांकि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बाकी अब ये पुलिस की रिमांड में है और जिस तरीके से न्यायालय में इनके खिलाफ सुनवाई होगी और जो भी इनके खिलाफ सबूत होंगे उसके आधार पर इन्हें सज़ा दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।